हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम अनमोल है। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। तो आज हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट छूट गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो हम पहले करेंगे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आपको बताऊँ कि भारत का जो आखिरी ताकतवर मुग़ल शासक था वो था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो मुग़ल शासक आए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन राज करना नहीं आया। उनके ढीले ढाले रवैये के कारण ही ब्रिटिशर्स हम पर हावी हुए। तो दोस्तों, सन 1717 में भारत का मुग़ल बादशाह फारूक सियार होता है। फारूक सियार, ये 1717 में फारूक सियार एक फरमान जारी करता है जिसे शाही फरमान कहा गया। ये एक फरमान जारी करता है जिसमें ये ब्रिटिशर्स को मात्र साल के 3,000 रुपये के बदले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र साल के 3,000 रुपये के बदले बंगाल और सूरत में टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए देता है। दोस्तों देखो, फारूक सियार ने सन 1717 में एक फरमान जारी किया जिसमें इसने कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप मुझे मात्र साल का 3,000 रुपये देंगे और आप बंगाल और सूरत वाले इलाके में टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपसे कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा, आपने सिर्फ 3,000 रुपये मुझे देने हैं। देखो, इसने ब्रिटिशर्स के लिए राह कितनी आसान कर दी कि सिर्फ आप 3,000 रुपये दो और जितना मर्जी ट्रेड करना है करो बिना टैक्स के। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है, इसने ऐसा क्यों किया? तो ये जो मुग़ल शासक था फारूक सियार, ये एक बीमारी से पीड़ित था। ये एक बीमारी से पीड़ित था। इसी कड़ी में इसके पास, फारूक सियार के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जॉन सरमैन जाते हैं, JOHN, जॉन सरमैन एक डेलीगेशन लेके जाते हैं जिसमें डॉक्टर हैमिल्टन भी होते हैं। अब जॉन सरमैन डॉक्टर हैमिल्टन के साथ फारूक सियार को मिलने जाते हैं। डॉक्टर हैमिल्टन फारूक सियार की जो बीमारी होती है इसे ठीक कर देते हैं दवाई देकर, और इसी से ही फारूक सियार इतना खुश हो जाता है कि ये फरमान जारी करता है कि बंगाल और सूरत वाले इलाके में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे सिर्फ 3,000 रुपये देंगे साल के, और ये टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। इनसे किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और आगे जाकर यही सारे फसाद की जड़ पैदा होती है। इससे भारत के जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और इसने ब्रिटिशर्स के लिए सारे रास्ते खोल दिए ट्रेड करने के लिए, और इसी से ही ब्रिटिशर्स आगे जाके हम पर हावी हुए। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कल रह गया था वीडियो में, पिछली वीडियो में। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, या डेनिश कंपनी की। तो दोस्तों, जो डेनिश कंपनी थी, मैंने आपको बताया था कि ये डेनमार्क की एक कंपनी थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बस 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा। डेनिश कंपनी, डेनिश कंपनी, डेनिश कंपनी थी डेनमार्क की। डेनमार्क यूरोप में है, आपको पता ही है, एक यूरोपियन कंट्री है। ये डेनमार्क की कंट्री थी। ये एस्टेब्लिश हुई सन 1616 में, और इन्होंने भारत में आके अपने 2 ट्रेडिंग सेंटर बनाए, जिसमें पहला था ट्रेवनक्योर, और दूसरा था सेरमपुर। ट्रेवनकोर तो था, जो था दोस्तों, ये तमिलनाडु में था, और सेरमपुर ये बंगाल में था। इन्होंने इन 2 जगह पर फैक्ट्रीज लगाई। तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी डेनमार्क की। ये सन 1616 में एस्टेब्लिश हुई, और इन्होंने अपने 2 ट्रेडिंग स्टेशन बनाए भारत में आके, मतलब 2 जगह फैक्ट्रीज लगाई। एक था ट्रेवनकोर था तमिलनाडु में, और दूसरा सेरमपुर था बंगाल में। और
सन 1845 में ये अपने दोनों केंद्र ये बेचकर ब्रिटिशर्स को चले गए। इन्होंने अपने दोनों केंद्र ब्रिटिशर्स को बेच दिए और ये भारत छोड़कर चले गए। इनसे बस यही 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि ये कब भारत छोड़कर गए, तो इसका आंसर है सन 1845 में। ये अपने दोनों स्टेशंस जो ट्रेडिंग स्टेशन थे वो छोड़कर ब्रिटिशर्स को देकर चले गए। तो दोस्तों यही था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो अगली कंपनी भारत आती है वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि ये थी फ्रांस की, और इसी ने ही आगे जाके हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी। ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आके पावरफुल हो गई और इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या की, टक्कर दी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रांस की। ये एक फ्रांस की कंपनी थी और ये एस्टेब्लिश कब हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई तो आप बताएंगे कि ये सन 1664 में एस्टेब्लिश हुई और सन 1668 में 1668 में ये भारत आते हैं, इंडिया। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक सरकारी कंपनी थी। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उससे बिल्कुल उल्टा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक सरकारी कंपनी थी। तो दोस्तों जिस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस टाइम फ्रांस के जो शासक थे उनका नाम था लुइस 14। ये आपने याद रखना है। उस समय फ्रांस के जो शासक थे उनका नाम था लुइस 14 और जिसने इस कंपनी को बनाया वो उस समय फ्रांस के वित्त मंत्री थे जिनका नाम है कोलबर्ट। उनका नाम कोलबर्ट था। ये फ्रांस के क्या थे? वित्त मंत्री। इन्होंने ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी? एस्टेब्लिशमेंट की थी, इसे स्थापित किया था। तो दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है सन 1668 में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भारत में आके इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में भारत में आके पहली फैक्ट्री लगाई। ये किस व्यक्ति ने लगाई? तो इसका उत्तर है फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सूरत में आके भारत में क्या लगाई? प्रथम फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगाई मसूलीपट्टनम में। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश कर दी हैं। इसी कड़ी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम फ्रैंको मार्टिन था। फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पौंडीचेरी की स्थापना किसने की तो उसका आंसर होगा फ्रैंको मार्टिन। पौंडीचेरी की स्थापना की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ही फ्रैंको मार्टिन ने। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ी कि ये कैसे भारत में आए, इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई भारत में आके। आगे जाके दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य भारत में बढ़ा रही थी तो इसकी कॉन्फ्लिक्ट होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और इन दिनों में क्या होंगी? लड़ाइयाँ होंगी जिन्हें कर्नाटिक वार के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों आज हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि कैसे भारत आए, इन्होंने भारत में कहाँ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की और इसी कड़ी में दोस्तों हम आगे देखेंगे कि कैसे जब ये अपने साम्राज्य को भारत में आगे बढ़ा रहे होंगे, व्यापार आगे कर रहे होंगे तो इनकी लड़ाई होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत में काफ़ी ग्रो कर गई होगी।
अब देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में काफ़ी ग्रो करेगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में काफ़ी ग्रो कर चुकी है। अब ये दोनों आपस में कंपटीटर हैं और इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी जिन्हें जाना जाएगा कर्नेटिक वार के रूप में, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।